नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराने वाला हूं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी आपके सिलेबस के अनुसार मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। और आप 10 प्रश्नों में से जितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है कि हमने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं भाई हम इस प्यारे से वीडियो को। ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्न पाई चित्र में या वृत्त चित्र में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय आरोही क्रम में है। यहाँ पर क्या है, विभिन्न मदों पर जो व्यय किया गया है उसको पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि किस पर कितना खर्च किया गया। तो इसको आपको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। ठीक है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर आप देखें सबसे अधिक खर्च किस में हुआ है, आप कहोगे खाना में सबसे अधिक खर्च हुआ है 150 अंश का। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, खाना आएगा। फिर दूसरे नंबर पर किसका खर्च हुआ है, 75 अंश, मतलब किसका है, मकान किराया हुआ है। तीसरे नंबर पर क्या हुआ है, कपड़ा, मतलब क्या है, 70 अंश है। फिर चौथे पर क्या आ जाएगा, 35 अंश, मतलब बचत। मतलब पहले पर क्या आएगा, खाना। तो ये यहाँ पहले में शिक्षा दी है, इसमें मकान दिया, ये तो हो नहीं सकता। पहले में खाना, दूसरे में मकान किराया, बिल्कुल दोनों जगह है। तीसरे पर कपड़े, तो भैया ये विकल्प है, बी में कपड़े हैं, यहाँ पर शिक्षा, मतलब ये भी क्या है, क्रॉस हो गया। तो यहाँ विकल्प बी है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए होगा इसका आरोही क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया शायद, हाँ नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, हमने क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन भी अभी करवा दूंगा। ठीक है। संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। देखिए आपके सिलेबस में भी है पैटर्न की पहचान करना तथा उसे पूरा करना, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ भी आपको क्या है, जो ये श्रृंखला दी है इसमें आपको क्या है, पैटर्न की पहचान करना है और उसको पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखें 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, मतलब ये संख्या आ गई। इसी तरह से 2 व 3 को जोड़ा तो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब एक काम करूँ, अब 8 और 13 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 और 13 जोड़ेंगे तो आएगा 21, आएगा ना 21। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो विकल्प है बी है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। मतलब क्या है, आपको जो पैटर्न आता है उसमें आपको देखना होता है कि यहाँ पर किस तरह से बन रहा है और आने वाला संख्या है वो क्या हो सकता है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जिनको वीडियो पसंद आता है वीडियो को भाई लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 2005 ग्राम बराबर 2.005 किलोग्राम। बिल्कुल भाई हम जानते हैं 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो भैया ये तो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है। पहले आप ऑप्शन बी को छोड़ दें, जो छोटे छोटे हैं भैया इनको आप पहले हल कर लिया करें। 10 का शतांश है, शतांश मतलब होता है 100वां भाग। 10 का शतांश, शतांश मतलब 100वां भाग। 10/100 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बताइए आप, 0.1 मिलेगा, मिलेगा ना। ए भी सही है, विकल्प ए सही हो ही गया था। विकल्प डी को देख लीजिए, 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर। तो देखिए 55 लीटर और ये जो 55 मिलीलीटर है इसको क्या करते हैं हम, लीटर में चेंज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1000 से इसमें क्या भाग लगा देंगे। तो 55 जो का त्यों प्लस 55 में जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 दशमलव है, मतलब क्या है, पीछे से 3 अंकों बाद दशमलव आ जाएगा। देखिए ये ट्रिक होती है, जितने भी नीचे 0 होते हैं यदि किसी संख्या में आप भाग लगा रहे हैं तो क्या है, पीछे से उतने दशमलव बाद, सॉरी उतने अंक बाद दशमलव आता है। जैसे यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ पर पीछे से क्या है, 55 में
3 अंक बाद दशमलव आएगा, मतलब यहाँ पर होगा 0.055। तो 55 और प्लस इसको हम जोड़ देते हैं दोनों को, तो हमें मिलेगा 55.055 लीटर। लेकिन यहाँ क्या है 55.55 लीटर है, मतलब ये क्या है गलत है। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ए सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि विकल्प बी को छोड़ दो, पहले छोटे छोटों को कर लो, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 80 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जा सकता है? रोमन पद्धति, देखिए 80 लिखना है तो आप सभी को पता है रोमन पद्धति में एल से हम किसको दर्शाते हैं 50 को दर्शाते हैं, और एक्स से दर्शाते हैं 10 को। अब हमें लिखना है कितना 80, तो हमने एक एल लिखा तो कितना हो गया 50, हमने एक ऐसा लिख दिया तो कितना हो गया 60, फिर 70, फिर 80 हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए आप किस में दिया हुआ है, ऐसा विकल्प बी में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 270 माप का जो कोण है वो किसका उदाहरण है? देखिए भाई आप लोग ध्यान रखना, यदि किसी कोण का मान 90 अंश से छोटा है तो वह न्यून कोण कहलाएगा, और किसी कोण का मान 90 अंश है तो वह समकोण कहलाएगा, और कोण का मान यदि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो वह अधिक कोण कहलाएगा। लेकिन जो कोण का मान है 180 से क्या है 180 से अधिक होगा तो क्या होगा 180 से अधिक होगा कोण तो वह कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पर जो मान है वो कितना है 180 से ज़्यादा है, मतलब है क्या है प्रतिवर्ती कोण है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक जो संख्या दी है ये 9 का अपवर्त है तो x की जगह पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। अपवर्त का मतलब है, मतलब यदि संख्या में हम पूरी 9 से भाग दें तो ये पूरी बार भाग इसमें चला जाता है, मतलब ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिए भैया क्या होता है विभाज्यता के नियम के अनुसार यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उस संख्या के जो अंकों का योग है वो भी क्या है 9 से विभाज्य होगा। मतलब यहाँ पर अंकों को यदि जोड़ें तो कितना होगा 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, और x है 9 धन x। अब बताएं आप x की जगह पर हम क्या रख दें कि इसमें 9 से पूरी बार भाग चला जाए। यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 9 और 1 10 होगा, 9 से भाग नहीं जाएगा। 6 रखेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा पूरी बार। 9 और 3 यहाँ पर 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, और 9 रखेंगे तो यदि हम 9 रख देंगे x का मान तो कितना हो जाएगा 18, और 18 भैया 9 से क्या भाग चला जाएगा पूरी बार। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो x का मान है वह 9 होगा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया था भैया उसको मैं करवाऊंगा भी, ठीक है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा सही है, बताना है इनमें से कौन सा सही है। आप एक बात समझें, यहाँ पर सभी संख्याओं में क्या माइनस चिन्ह लगे हुए हैं। आप ये सोचें कि माइनस का मतलब क्या है किसी का उधार, माइनस मतलब क्या है किसी का उधार लिया हुआ है। अब ये बताएं यदि किसी व्यक्ति के ऊपर 16 रुपये का कर्जा है और किसी के ऊपर क्या है 15 रुपये का कर्जा है, तो ये बड़ा कौन हुआ जिसके ऊपर 15 रुपये कर्जा है ना। ये तो इसके ऊपर कर्जा 16 रुपये का है, इसके ऊपर 15 का है, मतलब ये क्या है बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या है छोटा बताया हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो क्या है गलत है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी के ऊपर कितना कर्ज है 16 रुपये का है, किसी के ऊपर 1 रुपये खर्च है, तो यहाँ बड़ा कौन हुआ बड़ा हुआ ए वाला, यहाँ गलत चिन्ह लगा हुआ है लेकिन। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी में देखिए यहाँ पर कर्ज कितना है 16 रुपये का है, इसके ऊपर कर्ज है 20 रुपये का, तो बड़ा कौन हुआ ये बड़ा हुआ 16 रुपये वाला। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है कर्ज कम है। यहाँ पर विकल्प डी में देख लीजिए इस पर क्या है कर्ज 16 रुपये का है और इस पर कितना है 3 रुपये का है,
तो बड़ा कौन हुआ? जिसके ऊपर 3 रुपये का कर्ज है वो इसकी अपेक्षा बड़ा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कितना कर्ज है? 16 रुपये है, तो ये 3 बड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है चिन्ह। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, माइनस का मतलब ये समझिए आप कि किसी का हमें उधार लिया है वो हमें देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पंक्ति में मनुष्य का क्रमांक प्रारंभ से 18वां और अंत से 13वां है। यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? देखिए मनुष्य का जो क्रमांक है प्रारंभ से वो कितना है भैया? प्रारंभ से है 18वां, और यदि अंत से लेते हैं तो कितना है? तो है भैया 13वां, ठीक है। अब ये बताएं प्रारंभ से कितना है? 18वां और अंत से कितना है? 13वां। तो यदि मैं पूछूं इस लाइन में टोटल कितने लाइन में जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो आप बता कहोगे 18 धन 13 कर देंगे और -1 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 18 13 कितना हो गया? 31 ऋण 1, मतलब कितना हो गया? 30। मतलब इस लाइन में जो कुल व्यक्ति है उसकी संख्या कितनी हो गई? 30, जिनमें से क्या है? 6 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? भैया हमें पता चल गया है कि लाइन में कुल 30 लोग हैं, जिनमें से 6 लड़कियां हो गई, तो 30 में से 6 गया, कितना मिला? 24। मतलब लड़के कितने हैं? 24 हैं। विकल्प भी यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसके बाद भैया मैं आपको पहला क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था वो आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। वृत्त की कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? सममिति रेखा का मतलब क्या है? ऐसी रेखा जो उस आकृति को 2 बराबर आकार के समान भागों में काटती है। देखिए यदि मान लो ये वृत्त है, ठीक है। यदि इस वृत्त को भैया बताएं आप कितनी लाइन है जो इसको 2 बराबर समान भागों में, यदि मैं ऐसी लाइन खींचूं तो क्या है? 2 बराबर समान भागों में खींचूं, ऐसी खींचूंगा तो भी बांट गांठ ऐसी, मतलब अनंत रेखाएं हो सकती हैं भैया ऐसी जो कि वृत्त को 2 समान भागों में काट सकती हैं, ठीक है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हमने लाइन है क्या है, लाइन हमारी सही नहीं खींच पाई हैं, क्योंकि आप समझते हैं ये जो मैं आपकी क्लास लेता हूँ मोबाइल से लेता हूँ, इसलिए क्या है इस पर लिखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो बिल्कुल सेंटर से लाइन जाएगी, ठीक है। ये तो हमने क्या है यहाँ वहाँ से हो गया है वो, ठीक है। सेंटर से सभी लाइन जाएंगी, मतलब और ऐसी अनंत लाइन ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम वो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमने छोड़ दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया वो, ओके। कहाँ गया वो? ए वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया था? 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है, और 3 मेज तथा 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये है। तो 1 मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? हमने भाई मान लिया 1 मेज का मूल्य x रुपये है और 1 कुर्सी का मूल्य y रुपये है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब हम क्या करेंगे? जैसा प्रश्न में कहा गया है, पहली कंडीशन में क्या था? 2 मेजें थी, तो भैया 1 मेज की कीमत x रुपये, तो 2 मेज की कीमत कितनी हो गई? 2x रुपये, प्लस 1 कुर्सी की कीमत y रुपये, तो 3 कुर्सियों की कीमत कितनी हो गई? 3y, और बराबर में कितना लिखना है? 2000। ये हुई हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। 2 मेज तथा 3 कुर्सी का मूल्य कितना है? 2000 रुपये, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या है? 3 मेज मतलब कितना है? 3x हो जाएगी कीमत, और 2 कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी? 2y, बराबर कितना है? 2500 के बराबर है। अब आप एक काम करें भाई, या तो आप जो x की वैल्यू है वो बराबर कर लें, या फिर y की वैल्यू क्या है बराबर कर लें। ऐसे में क्या है, जब इसको हम घटाएंगे तो ताकि वह आपस में क्रॉस हो सकें, तो ऐसे में आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर नीचे वाले जो समीकरण में क्या है? x के साथ 3 है, और ऊपर वाले समीकरण में x के साथ 2 है। तो आप एक काम करो, ऊपर वाले में गुणा कर दो 3 का, और नीचे वाले में गुणा कर दो 2 का, ठीक है। आपको भी इसी तरह से करना है। यदि आपको एक जैसे करना है तो आपको विपरीत करना होता है, जो इसके साथ है इसका गुणा उसके साथ करो, और उसका गुणा इसके साथ करो, ठीक है। तो यदि ऊपर वाले हम गुणा करेंगे 3 का,
तो क्या होगा 3 दूना 6x प्लस 3 तिरका 9y बराबर 3 दूनी 6,000। ठीक है, हो गया यहाँ पर। इसमें नीचे वाले में गुणा करेंगे हम 2 का, तो कितना हो जाएगा 2 3 6x धन 2 दूनी 4y बराबर 2500 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा 5000। आपने देखा ना यहाँ पर 6x ऊपर भी हो गया 6x नीचे भी हो गया। हमने इसलिए किया था ताकि क्रॉस हो सकें। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे को घटाएंगे, तो ये क्या है 6x में 6x क्या है माइनस हो जाएगा, तो कट क्रॉस हो जाएंगे। 9y में से 4y माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5y। 6000 में से 5000 जाएगा तो बचेगा 1000। 5y बराबर कितना होगा 1000। y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 भागित 5। 1000 भाग दिया 5 का तो कितना आ जाएगा 200। y का मान हमारे पास आ गया है 200 रुपये। y मतलब क्या है, एक कुर्सी की जो कीमत है वो भैया कितनी होगी 200 रुपये होगी, ये हमने पता कर लिया है। अब आप एक काम करें, जो y की वैल्यू है इसको ऊपर वाले समीकरण में रख दें। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण में रख दें तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, ऊपर वाला समीकरण क्या था 2x है, तो 2x है धन 3y। y का मान कितना है 200, तो y की जगह पर 200 लिख दे बराबर 2000। यहाँ पर 2x हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 600 बराबर 2000। एक काम करिए 600 का पक्षांतर करिए आप, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2000 ऋण 600 मतलब 1400। x बराबर कितना हो जाएगा 1400 भाग 2 मतलब कितना 700। तो हमारे पास क्या है x की वैल्यू मतलब मेज की कीमत भी आ गई है 700 रुपये। देखिए अब हमें पता चल गया भैया कि एक मेज की कीमत 700 रुपये होगी और एक कुर्सी की कीमत 200 रुपये होगी। अब प्रश्न में कहा क्या गया था, प्रश्न में ये कहा गया था भैया कि एक मेज और 5 कुर्सी की कीमत कितनी होगी। तो भैया एक मेज की कीमत कितनी होगी, एक मेज की कीमत भैया हमें निकाली ना भी कितनी हो गई 700 रुपये। तो भैया एक मेज की कीमत 700 रुपये प्लस 5 कुर्सी ली भैया, तो 5 एक कुर्सी का मूल्य कितना है 200, तो 5 गुणे 200, तो यहाँ पर 700 और यहाँ 5 गुणे 200 कितना हो जाएगा 1000, मतलब 700 धन 1000 कितना हो गया 1700 रुपये हो जाएगा। 1700 रुपये भैया कुर्सी कीमत हो जाएगी। विकल्प बी यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।